नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आज आप सभी के साथ में हैं फिजियोलॉजी की वेरी वेल नोन फैकल्टी डॉक्टर विजय गुप्ता सर। और दूसरा, आज आप सभी के साथ में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डॉक्टर योगेंद्र जी को, जिन्होंने फ़िलहाल ही एफएमजी के दिसंबर के पेपर के अंदर बहुत ही टॉप स्कोरर रहे हैं। और इन्होंने जिस तरीके से पेपर को क्वालिफाई किया है, इनका जो स्ट्रगलफुल पीरियड जो था, जिस तरीके से इन्होंने अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स थे जिनको इम्प्रोवाइज़ करके ये जिस तरीके से आगे आए हैं, तो ये एक आने वाले जो फ्यूचर में जो एफएमजीज है उनके लिए एक मोटिवेशनल पर्सन है कि इन्होंने कोविड के टाइम पे हर टाइम पे जिस तरीके को झेला और फाइनली इनके जो अटेम्प्ट्स थे, जो इनके जो मार्क्स थे, उनको किस तरीके से इन्होंने अपने फेलियर को सक्सेस में बदला। कि देखो दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना या पहली बार में जीत हासिल करने वाले को फेलियर का इंपॉर्टेंस पता नहीं होता है, लाइफ के स्ट्रगल का इंपॉर्टेंस नहीं पता होता है कि कैसे आगे बढ़ा जाता है। लेकिन अगर किसी ने किसी एक कदम, जैसे कि शेर भी अगर छलांग लेता है या लाइफ में कभी छलांग मारनी हो तो उसके लिए एक कदम पीछे हटना ही होता है। तो इसलिए मैं सारे एफएमजी सारे व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी अगर आपको कोई धक्का अगर पीछे आता है, अगर आपको पीछे धकेलते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप लाइफ में हार गए हैं। FAIL की फुल फॉर्म ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। F फॉर फर्स्ट, A फॉर अटेम्प्ट, I फॉर इन एंड L फॉर लर्निंग। सो लाइफ में अग्नि 5 मिसाइल की जो बात है उसको 11 बार फेलियर हुआ था। सचिन तेंदुलकर सर के बारे में बात करें या APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात करें या किसी भी इंडिया की बड़ी हस्ती के बारे में हम बात करेंगे, तो उन सभी ने लाइफ में कहीं ना कहीं फेलियर को फेस किया है। तो आज हम सभी आपके सामने उन इंसान को पेश कर रहे हैं जिन्होंने इस बार FMG के इस एग्ज़ाम के अंदर अपनी कठिन परिश्रम से, कठिन मेहनत से और जिस तरीके से इन्होंने अपनी सक्सेस के अंदर चार चांद लगाए हैं। जैसे इन्होंने एक बहुत स्ट्रगल और बहुत सारे लोगों के ताने, बहुत सारे कमेंट्स सुनने के बाद में भी जो इन्होंने बाउंस बैक किया है और जिस तरीके से आज आप सभी के सामने आए हैं, तो इनके स्ट्रगल के लिए सबसे पहले तो मैं इनको हेड्स ऑफ कहता हूँ और इनके लिए मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत वेल विशेस कहता हूँ। और थैंक यू प्रियम सर। तो डॉक्टर योगेंद्र सर, अब आपसे आगे डॉक्टर विजय सर बात करेंगे। आप इनके स्टूडेंट रह चुके हैं, आपने विजय सर से पढ़ाई की है, तो अब आप बात कीजिए, सर से बात कीजिए। हेलो विजय सर। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ और कांग्रेचुलेशन आपके एग्जाम में और आपके क्लियर होने के बाद सक्सेस के बारे में। एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन आपने अचीव किया है और ये एक आपको दिशा दे रहा है लाइफ को। तो आई विश यू ऑल द सक्सेस फॉर ऑल द अपकमिंग वेंचर्स। आप जो भी देखना चाह रहे हो, नीट पीजी, प्लैब, USMLE, जो भी देखना चाह रहे हो, आप उन सब में सक्सेस होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी। योगेंद्र, मैं पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आपके पहला एक या दो अटेम्प्ट आपके सही नहीं रहे, ये अटेम्प्ट आपका एकदम सही हुआ, काफी अच्छे से हुआ जो मुझे पता चला। जी सर। क्या टर्निंग पॉइंट रहा आपके स्टडीज में जिससे आपको ये एक सक्सेस का अनुभव हुआ, लाइक यू हैव क्लियर योर एग्जाम्स? तो क्या इससे पहले जी सर इससे पहले जब मैंने अटेम्प्ट्स किए थे तो मेरे लास्ट 2 अटेम्प्ट्स तो सेम मार्क्स ही आए थे। तो मैं लास्ट अटेम्प्ट जो जून वाला था उसमें तो बिल्कुल शॉक रह गया कि 132 कैसे आ सकते हैं। 132 स्कोर हुआ था, उससे पहले भी दिसंबर में 132 हुआ था। मिस्टेक्स ये रही थी कि क्योंकि एक मेन सब्जेक्ट जो बच्चों को पास करवाता है और जो अगर आप बेस की बात करें तो जो आप मतलब लर्निंग कराते हैं बच्चों को, फिजियोलॉजी, पैथो, फार्मा मिला के एक सब्जेक्ट बनता है मेडिसिन, तो मैं उसको इग्नोर करता रहा था। और मेरे सक्सेस होने का यही रीजन है इस बार क्योंकि मैं अच्छे से मेडिसिन पढ़ के गया था। फिजियो, पैथो, फार्मा तो पढ़ा ही था मैंने, लेकिन इस बार उसके साथ में मैंने मेडिसिन को कवर किया और मेडिसिन कवर करने की वजह से आज मैं पास हो गया हूँ। तो मैं ही कहता हूँ सबको कि पहले तो सबसे पहले बेस क्लियर कर लो अपना। बच्चे छोड़ देते हैं कि फिजियो समझ में नहीं आती है क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट है, आपको तो पता ही है सर। बिल्कुल जी सर, फिजियोलॉजी छोड़ देते हैं। काफी हेल्पफुल है फिजियोलॉजी के कंसेप्ट्स, बेसिक एनाटॉमी का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको काफी हेल्प रहा आगे के सब्जेक्ट बिल्डअप करने में। जी सर, अगर आपका बेस ही वीक है फिर आप मेडिसिन कैसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो मैं तो आपसे पढ़ा हूँ सर, आपका लेक्चर्स देखे हैं, लाइव क्लासेस भी की है, तो उसमें मेरे को काफी हेल्पफुल रहा है। तो मैं तो सभी को ये कहता हूँ कि सर है ना, कभी भी देखो एक जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है उसके पीछे पहले जो बेस आता है तो उसको क्लियर करो, फिर आप उस सब्जेक्ट को उठाओ जिसमें आपकी वीकनेस है। तो मैं भी बच्चों से यही कहता हूँ कि कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखो, सिर्फ रट्टा मारने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जब आप रेटोफाई करते हो तो एक पॉइंट पे आके अटक जाते हो, उसके आगे नहीं बढ़ पाते हो, जैसा आपके साथ आप कह रहे हो। जब आपने वो छलांग लगाई कि आप कंसेप्ट
सब्जेक्ट का कंसेप्ट समझने लगे, उसका एप्लीकेशन समझने लगे मेडिसिन में, तो आप वो अचीव कर पाए जो आपके लिए पहले डिफिकल्ट था। कंसेप्ट समझना और उसको अप्लाई करना इज द नेक्स्ट स्टेप व्हिच वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर करियर, है ना? जी सर, सबसे मतलब जो मेरी वीकनेस थी वो यही थी, क्योंकि मैं बेस तो पढ़ जाता था लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बना पाता था। अब बेस क्लियर किया, कॉन्सेप्ट बना, मेडिसिन भी कवर होगी और उसकी वजह से आज यहाँ हूँ मैं। और ऑलमोस्ट बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, या तो बेस को छोड़ के सीधा मेडिसिन उठाते हैं, या फिर है ना मेडिसिन पढ़ते हैं, बेस को नहीं पढ़ते हैं। और यही उनका फील होने का रीजन होता है कि मैं इस चीज को फेस किया हूँ, तो और मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है इस चीज की। तो और एक बात मुझे पूछनी थी योगेंद्र जी कि ये एक मिथ रहा है, मिथ मतलब एक ऐसी भावना ही लोग एफएमजी बच्चे या मतलब एफएमजी स्टूडेंट जो है वो हमेशा एक प्रोपोर्शन से ज्यादा पास नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण होता है कि हमेशा एक पर्टिकुलर परसेंटेज स्टूडेंट्स ही क्लियर कर पाते हैं, एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाता है एग्जाम? आपको क्या लगता है उसका रीजन? सर उसका एक ही रीजन है, क्योंकि बच्चे खुद सिली मिस्टेक्स करते हैं। बेस को अगर मजबूत है तो कोई फेल ही नहीं कर सकता सर आपको, क्योंकि इस चीज को जिन लोगों को पास करते हैं, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई लक चांस पास हो गए, आप ऐसे हो गए वैसे हो गए। लक मैटर नहीं करता सर, आपका हार्डवर्क मैटर करता है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे, ये नहीं कहता मैं अपनी बता रहा हूँ सर, मैं मोर देन 6 आवर्स से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता पूरे दिन में, तो 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैं फेल होऊंगा। लेकिन मैंने अपना बेस क्लियर किया, धीरे धीरे करके सब चीजें पढ़ा है, पास हो गए। बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो भी काफी मतलब नर्वस है, रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता है, तो या हम इतनी अच्छी मेहनत करते हैं, 8-10 घंटे लाइब्रेरी बैठते हैं, लेकिन फिर हम फेल हो जाते हैं। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि उन लोगों ने ना तो अपना बेस क्लियर किया है, और बेस क्लियर कर लिया तो मेडिसिन जैसे बड़े और वेटेज सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, फिर वो किसी ना किसी पे फिर ब्लेम करते हैं सर। तो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आपका एक स्पेसिफिकली करना तो 19 पे ही है, कुछ से काम नहीं चलेगा, बट ये आप कुछ सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी होगी, पैथोलॉजी होगी, इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो आपको और थोड़ी हेल्प होगी सर। जी सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपके सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से रहे हैं? सर मैंने देखो आपसे भी इंस्पायर्ड हूँ मैं, आपने बताया था स्ट्रेटेजी लास्ट 10 डेज क्या फॉलो की करना है क्या नहीं करना है, और जो मेरे बैचमेट है, मेरे ग्रुपमेट है जो पिछले जून में क्लियर हुए हैं, तो उन लोगों ने हेल्प की। एक आपके जूनियर और मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने भी हेल्प की, उन्होंने स्ट्रेटेजी बना के दी। लास्ट 10 डेज में सिर्फ 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो कि वेटेज सब्जेक्ट है, जिनके क्वेश्चन हर बार कंटिन्यू आ रहे हैं, आपको तो पता ही है। पीएसएम होगी, गायनी होगी, मेडिसिन, सर्जरी, पैथो, तो ये 5 सब्जेक्ट मैंने लास्ट 10 डेज यही फॉलो किए थे, और इनमें मैंने अच्छा खासा स्कोर किया है, और स्ट्रॉन्ग भी थे ये सब्जेक्ट्स मेरे, तो यही है। अच्छा योगेंद्र जी, कैसा पढ़ना चाहिए कि फाइनल ईयर या आखिरी साल में ही पढ़ना चाहिए, या मेडिसिन से पढ़ना चाहिए, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, कैसा आपको लगता है? बच्चों का हमेशा इंटरेस्ट रहा है कि लास्ट 1 साल पढ़ा और हो जाता है। नहीं सर, 1 साल में नहीं होता। अब वो प्रियम सर ने बता ही दिया कि अगर होना हो तो फिर आपको असली जो सक्सेस का जो मजा है ना वो नहीं पता चलता, लेकिन आप अगर फर्स्ट ईयर से पढ़ेंगे तो आपको कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। अगर मैं तो यही कहता हूँ सब लोगों को पढ़ना चाहिए फर्स्ट ईयर से, एंजॉय विद स्टडी, तो उसमें सबको बेनिफिट मिलेगा, आपको भी, आपकी फैमिली को भी, आपके चाहने वाले सब लोग उसमें खुश होते हैं। फिर उसमें अगर अपन फेल नहीं होते हैं, पास हो जाते हैं, तो भी अपने को ये तो रहेगा कि हार्डवर्क की वजह से हुए। फर्स्ट 1 साल पढ़ लेते हैं बच्चे, 5th ईयर में आके पढ़ते हैं, फिर पास हो जाते हैं, तो उनको क्या पता कि फेलियर का क्या मतलब होता है, वो ये समझते बस थोड़ा सा पढ़ो पास हो जाओगे। तो मैं तो सबको ये बोलूंगा फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, आप 5th ईयर में आके थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, लेकिन स्टडी शुरू से ही करो। शुरू से ही करना चाहिए स्टडी, वो एक हाँ सर, अपनी कंटिन्यूटी रखो, आप शुरू में 2 घंटे 3 घंटे बैठो, फिर आप कैपेसिटी बढ़ाते जाओ अपनी, तो ऐसे करके करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस होंगे। क्या बात है। और एक ऐसा रहा है कि काफी बच्चों का जो है लैंग्वेज बैरियर भी रहा है, मतलब एफएमजी का मुझे रहा है ऐसा कि इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या कोई और रीजनल लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज बैरियर रहा है, तो क्या लैंग्वेज बैरियर से उभरना इजी है कि डिफिकल्ट है?
सर देखो, चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर इंसान जो ठान लेगा कि मुझे ये करना है तो क्या नहीं हो सकता। मैं भी एक सर, रियलिटी है कि मैं राजस्थान बोर्ड से पढ़ा हूँ, RKSC बोर्ड से, हिंदी मीडियम स्कूल से एजुकेशन हुई है। लेकिन जब इस फील्ड में आ गए, अब पता है कि हिंदी का कोई यहाँ मायना ही नहीं है, हिंदी का कुछ है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है हिंदी का देखने का, तो अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करते हैं फिर। तो इसलिए धीरे धीरे इंग्लिश भी सीखी है, सब चीजें की है। बाकी 12th तक मेरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से थी, तो मुझे नहीं लगता सर कि इंग्लिश का कोई इस पे ना इफेक्ट है, क्योंकि जो बंदा अगर डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है फॉरेन कंट्री चूज करके, तो उसकी इंग्लिश तो ऑब्वियसली होगी ठीक। रीजनल लैंग्वेज एक अलग मैटर करता है। जी सर, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा प्रियम, मैं कहना चाह रहा था कि आपने भी काफी अच्छे से क्लियर किया, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा प्रियम को मैंने पढ़ाया था 2018 में दिल्ली में जब मैं गया था, तो फेस टू फेस क्लासेस में पढ़ाया था। खैर उसके बाद सब लॉकडाउन और सब कोरोना शुरू हो गए, तो मेरी फेस टू फेस क्लासेस काफी कम हो गई थी। पर प्रियम को एक बार सर मैं बताता हूँ, प्रियम सर के ने जो मतलब लास्ट मोमेंट पे, लास्ट 1 मंथ से जो इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन देना स्टार्ट किया था, मैंने इनके लेक्चर्स लिए, अटेंड किए। जो जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है वो जाके कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट्स देख सकते हैं, है ना। तो इनका पढ़ाने का जो तरीका है ना प्रियम सर का, रियली जेन्युइन है। और एक मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मेरे लिए तो इंस्पायर से कम नहीं है ये, ठीक है। वैसे मेरे सीनियर भी है ये, है ना, और फ्लेम में चर्चे हैं, एक PG में भी है, और अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा इनके जो इन्होंने पढ़ाया, तो उसमें से कम शायद 25-30 के अप्रोक्स क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे इनके, जो मैंने इनके लेक्चर्स देखे थे, यूट्यूब पे सेशन लेते थे जब इवनिंग में, तो मैं देखता था, क्योंकि रात को मैं पढ़ाई नहीं करता था, तो रात को इनके लेक्चर चलते थे तो मैं देख लेता था, तो उसमें से मेरे को काफी हेल्प हुई है सर। प्रियम बहुत ही बैकग्राउंड रहा है हमेशा। तो प्रियम ने अभी हाल ही नीट PG भी क्लियर किया है, काफी अच्छा स्कोर आया है, 10,000 रैंक है जहाँ तक मुझे याद है उनका। एंड उनका जो और एक उन्होंने एग्जाम क्लियर की है PAP, जो UK के लिए एग्जाम है, PAP 1 भी उन्होंने क्लियर की है काफी अच्छे स्कोर से। सो इट मीन्स कि प्रियम डे 1 से ही, जब मैं उसको पढ़ा रहा था 2018 में, तभी से ही उसमें एक वो जाम था पढ़ने का, एक इंटरेस्ट रहा है पढ़ने का, जो योगेंद्र आपने भी मुझे बिल्कुल दिखा। तो ऐसी कुछ चीज जो इंटरेस्ट बनाए रखे पढ़ाई में, जिसे प्रियम खुद आज इंस्ट्रक्टर है, आज प्रियम खुद बाकी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, इज एन इंस्ट्रक्टर, इज अ टीचर इटसेल्फ। तो मतलब पहले वो मेरे स्टूडेंट थे, अब हम दोनों एक ही कह सकते हैं कि पढ़ा दोनों फैकल्टीज होंगे, आज तो प्रियम की फैकल्टीज है। तो प्रियम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी में ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि आपको आपने टीचर मतलब एक इंस्ट्रक्टर बनना चूज किया, जो कि काफी नोबल प्रोफेशन है, एंड इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ स्टडीज, मतलब आपको खुद ही बहुत पढ़ना पड़ता है। तो यू आर द ब्राइट स्टूडेंट, मुझे पता है, बट व्हाट मेड यू चूज टू बी एन इंस्ट्रक्टर, टू बी अ लेक्चरर, टू बी यू नो गाइड फॉर द स्टूडेंट्स? सर सबसे पहले तो सर, जैसे मैंने FMG क्लियर किया, तो जब FMG एग्ज़ाम 209 मार्क्स से क्लियर किया, आप सबका आशीर्वाद था सर। मैं पहले तो अपना स्टार्टअप सर बताना चाहता हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर को पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। एनआर्ट, फिजियो, बायोकेम को मैंने बहुत, और सर मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में फिजियोलॉजी था। एंड सर आप सर सॉरी फ़ोन किया, आप मेरे आइडल्स में एक थे सर। आज हम जो कुछ भी हैं, सारी बातें एक तरफ है सर, सारी बातें एक तरफ है। सबसे पहले तो सर आपको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम सर। आज जो कुछ भी हैं वो माँ बाप, आप गुरु और खाटू श्याम बाबा जी के आशीर्वाद की वजह से हैं सर। ये योगेंद्र जी भी हमारे खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त हैं सर। तो सर मेरा सर यही रहा है कि सर बाबा की कृपा रही सर, गुरुओं का और माँ बाप का आशीर्वाद रहा सर। तो मैंने फिजियोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था सर, और उसमें भी सर जो कंसेप्ट आपने पहले सर इतना इंटरेस्ट नहीं आता था सर, बट जब आपने जिस तरीके से आपके जो तरीके थे सर, जो जिस तरीके से आपने कार्डिक साइकिल वगैरह भी जो हमको टफ लगते थे स्टार्ट, अब तो बहुत मतलब बहुत बेसिक बात लगती है, बट सर उस टाइम पे हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी तो स्टार्टिंग में। तो सर हमने जब पढ़ना शुरू किया, तब सर मुझे पता लगा कि फिजियोलॉजी ही रियल बेस है मेडिसिन का। आज जो बच्चों के, क्योंकि पेपर 2 जो होता है, पेपर 2 के अंदर सर मैक्सिमम पोर्शन मेडिसिन के या क्लिनिकल क्वेश्चंस का जो आता है, तो फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, अगर ये 3 सब्जेक्ट किसी के स्ट्रांग है, तो सर मेडिसिन के 30 में से 20 क्वेश्चन वो बिना मेडिसिन को पढ़े भी करेक्ट कर सकते हैं। तो सर मेरा ये मानना था,
है ना। और सर दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर एमसीआई के अंदर टोटल नोट्स, मैं हमेशा से सब बच्चों को यही बोलता हूँ कि 1600 से 1700 पेज के आसपास हैं। अगर 1 घंटे में कोई इंसान सिर्फ 2 पेजेस भी पढ़ता है और दिन के सिर्फ 8 घंटे पढ़ता है, तब भी वो 1 घंटे में 2 पेज, दिन के 8 घंटे में 16 पेज बनते हैं। और 100 डेज भी अगर पढ़ाई करे तो सर 1600 पेज आराम से 1919 सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं। कि जैसा पहले हमारे सीनियर्स हमको जो गाइड करते थे वो ये कहते थे कि नहीं कुछ सब्जेक्ट छोड़ो, लेकिन सर मैंने फील किया कि इतना कोई टफ नहीं है सर। सिचुएशन को टफ बनाए तो बनेगी, बाकी नहीं बनाए तो नहीं बनेगी। और सर आपने जैसा पूछा टर्निंग पॉइंट क्या रहा, तो सर होता क्या था सर कि कुछ रिलेटिव्स, कुछ आसपास के लोग और कुछ मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा हूँ सर, पर कुछ लोग हमको ऐसे देखते थे कि एफएमजीज हैं तो उनका नॉलेज लैक करता होगा, इनमें नॉलेज नहीं होगा। तो सर यही रीज़न था, जब मैं हॉस्पिटल्स में जब यहाँ दिल्ली में जॉब करता था तब भी सर मैंने काफ़ी टाइम फील किया कि कई सारे कंसल्टेंट हमको ऐसे देखते थे जैसे हम पराए हों, हम दलित हैं जैसे, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करते थे सर। तो सर फिर मैंने चूज़ किया कि नहीं मैं अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूंगा। जब वो क्वेश्चन आंसर करते हैं तो मैं पहले से ही चीज़ें पढ़ता गया और सर धीरे धीरे मेरे को सर रीडिंग का बहुत शौक है सर। मुझे अच्छा लगता है पेशेंट्स को सर्व करना और सर मुझे अच्छा लगता है नॉलेज गेन करना। मतलब कोई चीज़ आपको पता हो सर, नॉलेज बिल्ड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सर वो बिल्ड करते करते धीरे धीरे सर मुझे लगा कि मुझे स्टूडेंट्स को हेल्प करनी चाहिए। तो फिर सर आज मैं धीरे धीरे सर बच्चों को एक जीक्यूसी कोर्स है 200 प्लस जो नेक्स्ट एमसीआई गुरुकुल के अंदर से सर डॉक्टर अरमान सर एंड डॉक्टर नीरज सर की हेल्प की वजह से मैं चला रहा हूँ सर। तो डॉक्टर अरमान सर का भी काफ़ी ज़्यादा मेरी लाइफ के अंदर रोल रहा है कि डॉक्टर अरमान सर ने जिस तरीके से मेरे को आगे आने में हेल्प किया और उन्होंने मेरे को एक मतलब एक स्टेज दिया जहाँ से मैं अपने आप को लॉन्च कर सकूँ। ही लॉन्च्ड मी फर्स्ट, उन्होंने मुझे सब कुछ गाइड किया कि तो सर इवन मैंने ये फील किया है सर कि एमसीआई में आपको सब कुछ पढ़ो, उससे ज़्यादा आप वो जो हाई यील्ड टॉपिक हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं, मतलब जो पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ भी पढ़ के जाओ, क्योंकि सर हर सब्जेक्ट आपको पता ही है 1000 पेजेस के आसपास का वेटेज रखता है। अगर देखा जाए एमसीआई के नोट्स जरूर 1600-1700 पेज के हैं सर, वो आपसे गुरुओं का आशीर्वाद है कि आपने कंसाइज कर दिया है और आपको पता है पेपर कहाँ से आता है। तो क्योंकि सर आप सब एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, बट सर बस आपसे ही सीख सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं सर। और वही प्लैब में भी काम आया सर। एक्चुअल में हमारे इंडियन बच्चे सर प्लैब का एग्ज़ाम नहीं देते हैं क्योंकि वो फॉर्म महंगा होता है सर। क्योंकि सर जो स्टेप 1 का फॉर्म था वो 32,000 का था, स्टेप 2 का जो मैंने अभी फील किया था वो 97,000 का था। तो सर ये फॉर्म महंगे होते हैं, अदरवाइज सर ये चीज़ें, ये पेपर बहुत ईजी होते हैं सर। और एफएमजी को जिन निगाहों से लोग देखते थे एक्चुअल में वैसा नहीं है। एफएमजी अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पढ़ के आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहे हैं। हाँ, आज बच्चे भी ऐसा समझ रहे हैं कि अपने आप को प्रूव करना चाहिए एंड बच्चे उस दिशा में पढ़ रहे हैं। ये बात तो है कि एक वेव चल रही है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में। दिस विल डेफिनेटली चेंज द सिनेरियो फॉर ऑल एफएमजी स्टूडेंट्स इन करंट वर्ल्ड। मतलब अभी के इस टाइम में जो एक व्यू पॉइंट है, मुझे लगता है कि विद इन एन ईयर और सो ये व्यू पॉइंट बहुत जल्द चेंज होने वाला है। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अभी रियलाइज कर रहे हैं मतलब कि उन्हें खुद अपनी दिशा, उन्हें खुद अपना करियर चूज करना है और एक कुछ कर दिखाना है। सो दैट्स द थिंग व्हिच विल चेंज द होल सिनेरियो फॉर द एफएमजी स्टूडेंट्स, उनका इंप्रेशन इन इंडिया एंड इन आई थिंक अदर कंट्रीज आल्सो। ये तो काफी सही बात रही। योगेंद्र से मुझे एक चीज पूछनी थी। योगेंद्र आप हैं? योगेंद्र कैसे हैं? जी सर। यहाँ तो ऐसा हुआ कि सर आपने मुझे पढ़ाया, मैंने इसको पढ़ाया, ये तो आगे जेनेटिक्स चल रहा है सर, ऐसा लग रहा है। आज सर बच्चे ये बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है सर, इसको नहीं मालूम है सर कि मैं आपका कितना बड़ा फैन रहा हूँ। आपकी वजह से स्ट्रॉन्ग आज कहीं ना कहीं मैं इसके काम आ पाया क्योंकि सर आपने हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किए थे। तो सर सबसे पहले तो आपको प्रणाम सर। हमेशा मतलब बिल्कुल थैंक यू प्रियम। और मेरा हमेशा ये है कि जब तक आप स्टूडेंट को सब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं देते तब तक आप एक सक्सेसफुल टीचर नहीं हो। मतलब मैं हमेशा ये लाइन अपने दिमाग में रखता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ सबसे कमजोर बच्चे को भी समझ में आ जाए। अगर मैं वो कर पाता हूँ तो मेरी टीचिंग सक्सेसफुल है, नहीं तो क्या फायदा। मतलब सर आप तो फिजियोलॉजी के गॉड हो सर, आपने इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रखा सर, कॉन्सेप्ट सब कुछ है। चाहिए क्या सर, अगर गुरु उस चीज को इतना इजी बना दे कि बच्चा आराम से समझ सके, फिर उससे ज्यादा और क्या चाहिए गुरु से। थैंक यू।
यही सब इनकी इनके अंदर की इन्हीं बातें, यही बातें डॉक्टर योगेंद्र आपको आगे लेके आई हैं कि आप सक्सेस लेने के बाद में भी जो आज आप ग्राउंड पे हैं, जिस तरीके से आप अपने गुरुओं को आज मतलब कह रहे हैं ना कि जैसा हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसा कि आप जब जितना झुकोगे उतना आगे बढ़ोगे, और जितना गुरुओं के आगे झुकोगे उतना तो फिर भगवान के आगे झुको ना झुको। तो सर आज मैं जो कुछ हूँ वो मेरे गुरुओं की वजह से ही हूँ सर। तो सर ये जो बच्चा है ये जैसे झुक रहा है, तो सर मैं अभी से वेल विशेष देता हूँ कि बेटा तू बहुत आगे बढ़, नीट पीजी क्रैक कर, प्लैब क्लियर कर, सारे एग्जाम क्लियर कर, और अपने आप को इतना प्रूव कर कि लाइफ में तुझे कभी जरूरत पड़े तो डॉक्टर प्रियम भट्ट, डॉक्टर विजय गुप्ता सर, ये सब, डॉक्टर अरमान चौरसिया सर, डॉक्टर नीरज चौरसिया सर, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, है ना। काफी बढ़िया रहा। एंड एक चीज तो समझ में आ गई कि बच्चों को हमेशा पढ़ाई की जरूरत रही ही है, और अच्छा टीचर होना मेरे लिए हमेशा अच्छा रहा। मतलब इस तरह से कि बच्चों का रिस्पेक्ट मिलता रहा, बच्चों के रिस्पेक्ट से मोटिवेशन मेरे लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग चीज है कि स्टूडेंट्स समझते हैं मेरी पढ़ाई हुई चीज को, से अप्रिशिएट करते हैं, और यही मुझे सबसे बड़ा एक मोटिवेशन मेरी पढ़ाई के लिए रहा, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए रहा है। जी सर मैं भी एक बात बोलूंगा सर इस जगह। सर जो एक फेल होने का सबसे बड़ा जो चांस होता है ना बच्चे में कि यार मैं फेल हो जाऊंगा ना, वो है बच्चों में डर। मुझे भी था, इससे पहले वाले अटेम्प्ट तक मुझे भी था। इस बार मैं गया था एग्जाम देने तो अपनी तरफ से 100% दिया मैंने। मैं गया था, ठीक है होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, स्ट्रेस नहीं लिया। हालांकि मैं एग्जाम से 15-20 दिन पहले से बीमार हो गया था, तो स्ट्रेस की वजह से भी थोड़ा आ गया था, लेकिन एग्जाम डे बिल्कुल रिलैक्स फील रहा। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ एक एफएमजी स्टूडेंट होने के नाते कि भाई जिस दिन एग्जाम देने जाओ आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहो, अपने टीचर्स का पढ़ाया हुआ माइंड में रखो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। टीचर्स ने जो बताया वही आएगा, बस घुमा के पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ अलग ही दे देगा, आएगा वही नोट से जो आपने पढ़ा है। तो मैं तो सभी को यही कहूंगा कि भाई स्ट्रेस लो मत, कि बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और फिर लास्ट टाइम पे आके स्ट्रेस ले लेते हैं एग्जाम डे, ठीक है, और वो उनके माइंड से सब रिफ्रेश हो जाता है। तो वो सब चीजें नहीं करनी है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ईयर से भी कर रहा है तो कोई फाइनल ईयर में आके कर रहा है, लेकिन आप सब पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम देने, तो आप लोग स्ट्रेस फ्री रहो, 100% यू विल गेट सक्सेस। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जरूर जरूर। यस, तो प्रिया जी सर। हाँ, तो अब हम जो है एक लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करना चाहेंगे। जी। वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अपना कोई प्लान बनाना चाहे कि फर्स्ट ईयर से ही वो मतलब प्लान देना चाहता है, या वो फर्स्ट ईयर से ही डिसाइड करे या सेकेंड ईयर डिसाइड करे, तो इसके लिए आप कैसे बताओगे बच्चों को? मतलब व्हाट डू यू वांट एज एफएमजी स्टूडेंट, एज एफएमजी इंस्ट्रक्टर राइट नाउ, क्योंकि आप उन स्टूडेंट के बीच में रहे हो, आपने उन स्टूडेंट से क्लियर भी की बातें की हैं, तो एक स्टूडेंट कैसे चूज करे उसका, वो अपने आप को कैसे पहचाने एक बच्चा आपसे, और ये सवाल दोनों से है, आपसे और योगेंद्र जी से, कि उसका पोटेंशियल कहाँ है, इंडिया में या फॉरेन में, वो अपना पोटेंशियल कैसे पहचाने? कुछ आप इस बारे में बताना चाहोगे? सर देखिए डॉक्टर योगेंद्र आप पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए, आज के हीरो आप हैं, तो पहले आप बता दीजिए। नहीं आप मेरे गुरु हैं, तो आप बताइए, आप पहले बताइए। एक बच्चा अपना पोटेंशियल चूज करना चाहता है, काफी बच्चे कंफ्यूज है कि क्या करना चाह रहा हूँ, तो क्या कौन सा सही ईयर होगा, वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, नाउअडेज या सेकंड ईयर से? आज के दिनों में सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है ना सर। कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि मेरा तो ये मानना है कि सर जैसे आजकल एलन कोटा वगैरह में बच्चे 11वीं-12वीं से ही, हम हमारे टाइम पे 11वीं-12वीं में जाते थे नर्चर एंथ्यूज के कोर्स में, आजकल वहाँ पे बच्चे 8-9 से जाने लग गए हैं। तो सर वैसे मेडिकल के अंदर अगर आप डे 1 से ही अगर आप मेडिकल, ये वो प्रोफेशन है जहाँ पे किसी की जान बचाई जाती है। ये वो प्रोफेशन नहीं है कि आप किसी का कार्बोरेटर चेंज कर दिया और गाड़ी नहीं होगी। ये वो प्रोफेशन है कि यहाँ कार्बोरेटर कभी बदला नहीं जाएगा, यहाँ पे इंसान की जान बचानी है। तो आप एक डॉक्टर हैं, आपको गॉड का दूसरा रूप माना जाता है, आपको भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। तो आप डे 1 से अपने कंसेप्ट क्लियर रखो। सबसे पहले तो नीयत जितनी साफ होगी ऊपर वाला उतना साथ देगा सर, है ना सर। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, डे 1 से बच्चों को ये कहता हूँ कि ये जरा
खराब सर सबसे अच्छी बात तो ये है कि टर्मिनोलॉजी इतनी इजी बना रखी है हमारे साइंस ने कि कुछ भी हम पढ़ते हैं तो उसको ईजीएस्ट वे में ही हमारे सीनियर्स ने, हमारे जो ऑथर्स हैं बुक्स के, उन्होंने बना रखा है। तो सर यही है कि डे 1 से आप पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट इतना अच्छे से पढ़ो कि वो कंसेप्ट आपके ब्रेन में होने चाहिए। देन आप उनको, अगर आपको प्लेब टाइप के एग्जाम्स में जाना है, प्लेब हो गया, यूएसएमएलई हो गया, तो मेरा ये मानना है सर इंटीग्रेटेड करना शुरू करना पड़ेगा। कि फॉर एग्जांपल सीवीएस सिस्टम उन्होंने खोला है, सीवीएस सिस्टम की एनाट पढ़ें, उसी सिस्टम की फिजियो पढ़ें, देन पैथो, देन फार्मा, उससे रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी, मतलब जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वगैरह में जो वेजिटेशंस वगैरह होते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी का भी उसमें रोल होता है। देन पीडिया हो गया कि एएचडी वीएचडी जितने डिसऑर्डर्स हैं, है ना, उन, देन नेक्स्ट स्टेप जो हो गया उसका मेडिसिन हो गया, और अल्टीमेटली अगर कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं होते तो जो सर्जरी जो सब्जेक्ट है, तो इन सबको जब कंबाइन करके आदमी के दिमाग में जो क्लिनिकल सिनेरियो बनता है, और सर उस इन तरीकों से सर मैं क्या करता था, मैंने भी यही किया सर, सिस्टमेटिक पढ़ाई करता था कि एक सिस्टम की उसी का एनाट, फिजियो, बायोकेम, पैथो, फार्मा, माइक्रो, पीडिया, उससे रिलेटेड अगर ईएनटी ऑप्था का भी कोई सेगमेंट आता है तो उसको जोड़ लेता था और फिर सर्जरी को मिक्स करता था। तो सर उसके कारण मेरा सेकंड पेपर जो क्लिनिकल पेपर था वो हमेशा से स्ट्रांग हो गया। तो सर वही रीज़न था कि प्लेब के अंदर भी सर जो मेरे मार्क्स जो इतने अच्छे आए सर, और ऑल इंडिया 12th रैंक जो मेरी बनी थी, तो उस हिसाब से सर मतलब, और एफएमजी में भी जो मेरे 209 का स्कोर आया था सर, उसमें भी उस वक्त भी मेरे ऑल इंडिया 6 नंबर के 6 रैंक के मार्क्स थे सर मेरे। तो मैंने यही फील किया सर कि मैं तो यूएस से बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि फिजियो, एनाट, बायोकेम जो फर्स्ट पेपर हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग करो। क्लिनिकल कंसेप्ट तभी बनेंगे जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छे से पढ़ाई करोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कहना ये है कि हमारा स्टडी वही रहेगा, बट एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर अप्लाई करना शुरू करें तो ये एक करियर ओरिएंटेड स्टडी हो जाती है फॉर फ्यूचर। इंटीग्रेटेड अप्रोच डालना आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि सारी एग्जाम्स आज की तारीख में इंटीग्रेटेड अप्रोच ही चाहती हैं बच्चों से, खाली सेपरेटेड स्टडीज नहीं, बराबर एक सब्जेक्ट के लिए पूरा वही है सर, पेपर में आता वही है, बट उसको क्लिनिकल कन्वर्ट कर देते हैं लोग, केस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो विजय सर, एक्चुअली अभी रिसेंट पेपर्स में क्या हो रहा है ना कि कोई ऐसा नहीं है कि जो पहले होता था कि बायोकेम 17 नंबर्स की आएगी, अब बच्चों को दिमाग में चीजें बन गई है यार बायोकेम के 17 क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन वो चीजें नहीं देखते कि वो चीजें आई 17 नंबर की, लेकिन वो इंटीग्रेटेड करती है सारी चीजें। तो सबसे ये मेन पॉइंट है ये बच्चों को इंटीग्रेटेड ही पढ़ना चाहिए आज की डेट में। अगर इंटीग्रेटेड ही पढ़ रहा है, वन लाइनर पढ़ के जा रहा है तो इम्पॉसिबल है, फिर वो पहाड़ जैसा लगेगा कि यार ये तो बहुत टफ हो गया है ना। तो वो चीजें नहीं, सर सही कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड पढ़ना मतलब लाइफ को बहुत इजी की साइड लेके जाना है अपने को, तो इंटीग्रेटेड करके पढ़ो। सबसे बेस्ट और बेस्ट टाइम तो क्या होता है सर, बेस्ट टाइम तो यही है कि जब आप मेडिकल अगर प्रोफेशन चूज कर रहे हैं तो आपका क्लियर माइंड होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो यही है कि अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे कि फर्स्ट ईयर में अनाट, बायोकेम, फिजियो हो गया, तो इनका अगर जो फर्स्ट ईयर में ही अपने बेस कंप्लीट कर लिया तो आगे के सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इजी होता जाएगा। एक बच्चा करेगा कि नहीं मैं तो 5th ईयर में जाकर फर्स्ट ईयर की चीजें पढ़ूंगा तो कैसे कवर होगा सर। तो मेरी तो सबको यही एक वेल विशेष है कि आप लोग फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, अभी समय है, ठीक है, वरना फिर आगे आगे तो बहुत टफ होता जा रहा है। अभी नेक्स्ट आ जाएगा ये सब चीजें, और इंटीग्रेटेड को तो फॉलो करना ही है आप लोगों को, इंटीग्रेटेड के बिना तो फिर टफ लगेगा। वन लाइनर आता नहीं है, ये सब कहने की बातें, वन लाइनर पेपर आता है, फर्स्ट पेपर नहीं आता वन लाइनर नहीं आता है। आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस खाली 4 या 5 रहेंगे, बाकी जो 12 से 13 क्वेश्चन थे वो सारे इंटीग्रेटेड रहेंगे सर। बिल्कुल जी सर। क्लिनिकल सिनेरियो दे देते हैं, बच्चे डर जाते हैं, बाकी क्लिनिकल सिनेरियो जितना इजी क्वेश्चन होगा ना उतना वन लाइनर भी नहीं होता सर, ये मैं खुद फील कर चुका हूँ। आपको बस वही पॉइंट पकड़ना है कि वन लाइनर में एक आंसर फिक्स होगा, क्लिनिकल में आपको 4 से 5 हिंट जरूर मिलेंगे। जी जी। तो ये चीजें है कि अपना मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस ये भी है कि आप लोगों को मेहनत करनी है पर गधे वाली नहीं करनी, आपको घोड़ा बनना है। घोड़ा स्मार्ट स्टडी करेंगे, स्मार्ट स्टडी भी करेंगे, वर्क घोड़ा भी करता है, गधा भी करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क घोड़ा करता है। तो आपको वो करना ये नहीं है कि मैं किताबें खोल के बैठा हूँ, मैं 10 से 12 घंटे लाइब्रेरी जाके बैठा हूँ, वो सब चीजें नहीं करना। आप अगर 2 घंटे में वो चीजें पढ़ सकते हैं तो आप 2 घंटे पढ़ो, मोर देन इनफ। जी सर। मैं तो ये कहता हूँ कि एक अच्छा पढ़ाया हुआ 2 घंटे का लेक्चर आपकी 20 घंटे की मेहनत बचाता है। जो आप 20 घंटे में पढ़ के जमा करते हो, अगर आप 2 घंटा अच्छे से किसी टीचर को सुन लो तो शायद आपकी वो 20 घंटे की मेहनत 2 घंटे में फ्री हो जाती है। और फेल
फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण है ना, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए ना कि क्वेश्चन सोल्व करो, मैं इसी क्वेश्चन बैंक ले लेता हूँ। नहीं, मैं ये मानता हूँ अगर आप बुक से क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपका माइंड में रहती है वो चीजें, कि वो चीजें वहां लिखी हुई है। अभी मेरे साथ भी यही एक मिस्टेक थी, मतलब एक रीजन मैं ये भी दे सकता हूँ कि मैं लास्ट टाइम जो फेल हुआ था, क्योंकि मैं ऑनलाइन ये टेलीग्राम पे और टैब से भी थोड़ा बहुत देख लेता था, और मेरे का भी क्वेश्चन बैंक था मेरे पास, तो उन पे क्वेश्चन करता था। तो एक मेरे खुद के भी माइंड में एक चुल होती थी कि ये गलत हुआ है, नेक्स्ट सही होगा, चलो अगला करते हैं। उस चीज को पढ़ता नहीं था। इस बार मैंने नीट पीजी की एक बुक आती है डॉक्टर अरविंद अरोड़ा सर की, क्वेश्चन बैंक आता है प्रीवियस ईयर का, तो वो लेके आया था, तो मैं उससे भी थोड़ी पढ़ाई की थी। तो उसके क्वेश्चंस में लगाता था, जो आज जैसे मैंने फिजियो पढ़ी है तो मैं फिजियो के क्वेश्चंस लगाता था सर उससे, और उससे क्वेश्चन लगाने से मेरे को काफी हेल्प हुई सर, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने का मन होता था कि बुक से पढ़ रहे हैं तो। ऑनलाइन में नहीं होता, ऑनलाइन में तो ये कि आप क्लिक करेंगे, ठीक है गलत हो गया, नेक्स्ट पे पकते हैं, उस चीज को देखना ही नहीं है दूसरी बार फिर। तो थोड़ा सा नहीं, ऑनलाइन सिस्टम को अगर जो थोड़ा अवॉइड किया जाए ना तो सर और ज्यादा हेल्प मिलेगी बच्चों को, और रिजल्ट बेटर बने। आपके पास 6 साल रहते हैं एक बच्चे के पास, तो वो ऑनलाइन पे डिपेंड होने की बजाय थोड़ा बुक्स में अगर डिपेंड रहे तो वो काफी अच्छा रहेगा। मतलब 6 साल है हाथ में आपके पास पढ़ाई के, तो उस वक्त घाई ना करे, बुक्स पे ज्यादा जोर दें rather than सर मेरी ये भी एक स्ट्रेटेजी रही है, मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैंने, लोग कैसे पढ़ते हैं मुझे नहीं पता सर, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं ऐसे पढ़ता था कि मैं अभी फिजियो पढ़ूंगा, जनरल फिजियो पढ़ी मैंने, जनरल फिजियो पढ़ने के बाद में 1 घंटा रिलैक्स हुआ, फिर उसके बाद में उसी चीज के क्वेश्चंस लगाए, और रात में सोने से पहले ना एक बार माइंड में चीजों को रिमाइंड खुद से करना, बिना देखे कि यार वो मैंने पढ़ा है तो उसका क्या है, उसका मेन चीजें याद कर लेनी। तो अगर आप ऐसे मैं तो अपने जूनियर्स को ये बोलूंगा, अगर आप ऐसे करते हैं तो आप इजीली मतलब अच्छा स्कोर करेंगे इस बार। बिल्कुल रिकॉल एबिलिटी है आपने, बिल्कुल बिल्कुल जी सर, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है रिकॉल करना। जो भी आप दिन भर पढ़ो, रात को अगर आधा घंटा खाली मनन करो उस चीज का आंखें बंद करके, तो रिकॉल वैल्यू बढ़ती है, रिकॉल मेमोरी बढ़ती है, जो आपने किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है काफी सब बच्चों के लिए। जी सर, मेरे लिए मैं भी खुद हमेशा रिकॉल करता हूँ क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाना जा रहा हूँ, तो ये हर लेवल पे काम करता है, रिकॉल वैल्यू हर लेवल पे काम है ना। प्रियम क्या बोलते हो आप? सर आज की, हाँ जी सर बिल्कुल, जब तक रोटी को पलटा नहीं जाता तब तक रोटी सीखती नहीं। उसी तरह से जब तक किताबों के कंसेप्ट को पलटा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक न्यूरोफिजियो भी है सर, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं हमेशा क्लासरूम में देता हूँ कि सेरिब्रल सेनाइल डिमेंशिया का जो एग्जांपल है, सेनाइल डिमेंशिया में हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है जिसमें एसिटाइलकोलाइन रिड्यूस होने लग जाता है, तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेम सर वही सेनाइल डिमेंशिया के अंदर जैसे हम भूलने लगते हैं, एक एज होने के बाद में लोग भूलने लगते हैं, तो वही सेनाइल डिमेंशिया की कंडीशन उन 4 से 5 कंडीशंस में होती है जो यंग एज में भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस की कंडीशन में है बंदा, पैनिक है, या फिर फियर में है, या फिर एंगर में है। जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे कह के गए ना सर कि एंगर में और फियर में डिसीजन नहीं लेने चाहिए, तो रीज़न ये होता है कि वो दिमाग हमारा छोटा हो जाता है। और लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो यही है कि हिप्पोकैम्पस रीजनिंग के लिए, लर्निंग के लिए बहुत आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो आपको कोई भी चीज़ को जब तक आप पलटोगे नहीं, लर्न और रीड में एक डिफरेंस होता है। रीडिंग अखबार की भी करते हैं लोग, लेकिन लर्निंग वही होती है जब तक आप उस चीज़ को पलटोगे नहीं, और जब तक दिमाग में हिप्पोकैम्पस में परमानेंट स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने चीज़ों को नहीं डाला, तब तक आपका वो कंसेप्ट बनना ही नहीं है। पर जब तक आप 4 से 5, सर मैं जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। मैं आज दिन तक सर, मैं आज भी क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके कई सारे लेक्चर्स देख के जाता हूँ यूट्यूब पे जो आपने पढ़ा रखे, मैंने आज दिन तक आपके वो नोट संभाले हुए हैं सर। तो मैं बच्चों को पढ़ाने से पहले, क्योंकि सर मेरे को मेरे ही नोट से समझ में आता है ना सर, एक हर इंसान का अपना एक वो होता है, मुझे मेरे ही नोट्स आते वही पसंद आते हैं सर। मैं नोट्स चेंज भी नहीं करने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए जो जून 2022 में नेक्स्ट अभी जो पेपर देने वाले हैं उनसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नोट्स चेंज मत करो, अपने नोट्स पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने गुरुओं पे। साइंस वही है ना। जी सर बिल्कुल, तो बस सर ये साइंस वही रहता है, नोट्स बंदी करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेटेजी बदली करो, नोट्स वही रखो, क्योंकि नॉलेज तो वही रहने वाला है, साइंस वही रहने वाला है, क्वेश्चन के तरीके बदलने वाले हैं। तो सर फेल ये भी एक रीजन रहा है, जो बच्चे क्या करते हैं कि हर 6 महीने में चेंज कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म चेंज कर लेते हैं। अभी मैं प्रेप से पढ़ रहा हूँ, फिर मेरे को एक ऑफलाइन क्लास देनी है, अगर फेल हो गया तो फिर अगर उसमें भी फेल हो गया तो फिर मैं प्रेप पे आ जाऊंगा। ये तो अवॉइड करना है। आप एक चीज से पढ़ चुके हैं, आपके माइंड में वही होनी चाहिए कि यार कौन सी चीजें कहाँ लिखी हुई है मैंने या कहाँ पढ़ी है। अब मैं आपके नोट्स पढ़ रहा हूँ, अभी फिर मैं दूसरी फैकल्टी के जाके नोट्स पढ़ूंगा तो फिर मुझे यही समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा। आपने सर सीबीएस में ये लिखवा रखा है ना, बंडल ऑफ इस पेज पे लिखा हुआ है, आपके तो याद में है, मेरे
कि आपके नोट्स में ये लिखे हैं, लेकिन दूसरी फैकल्टी का देख लिया तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन सा करूं, और वहीं पे फिर सारा चीजें खराब हो जाती है सर। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जूनियर्स जितने भी देख रहे हैं आप लोग, कि ये चीजें अवॉइड करना थोड़ा। एक ही चीज फॉलो करो, जो जो बना लिया है नोट्स उस पे अटल रहो, उसी को इम्प्रूव करो, लेकिन ट्रैकिंग पर नहीं करना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है ये। बाकी तो सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब चीजें आजकल बहुत सारा फ्री का कंटेंट पड़ा हुआ है, पढ़ने को तो कोई कहीं से पढ़ सकता है ना। बाकी तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करें, और जो नए बच्चे जो देख रहे हैं अभी सोच रहे हैं कि भाई हम एफएमजी का पढ़ें, तो फिजियो की फैकल्टी आपके सामने लाइव लगी हुई है, ठीक है, विजय सर पढ़ाएंगे, इनसे अच्छी कोई फैकल्टी नहीं है, आप पता कर लेना, एक्सपीरियंस टीचर है, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं सर। दूसरा हेल्प करने के लिए डॉक्टर प्रियम भट्ट सर है, ठीक है, इनसे अच्छा कोई मेडिसिन कोई चीज नहीं बना सकते, ये हर चीज पढ़ाते हैं इंटीग्रेटेड, ठीक है। मैंने देखे इनके लेक्चर्स, और मेरे सीनियर्स रहे हैं, मुझे मैं अच्छे से जानता हूँ, ये मुझे जानते हैं, है ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, तो थोड़ा अर्लियर स्टार्ट करोगे तो आपको इजी रहेगा, फैकल्टीज भी आपका साथ दे रही है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए यार, साक्षात भगवान बैठे हैं फिजियो के, तो यार मार्केट में तो ऐसे अफवाह उठती है कि वो उससे पढ़ लेते हैं, ये बहुत अच्छी फैकल्टी, ये बहुत अच्छी है, लेकिन एक जो फेल होने के बाद में पास होते हैं, उनसे कभी एक्सपीरियंस लेना कि यार किस फैकल्टी से पढ़े, वो आपको सही दिशा में लेके जाएगा। क्या बोलते हैं सर आप, सही बात है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। बिल्कुल सही कहा, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ में आज की ये जो बातचीत की हमने, काफ़ी आज का ये इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल रहा, और अच्छा लगा कि आज जो आप मुझे गुरु समझते हैं, ये बहुत अच्छा लगा कि मेरे गुरु आज आपके साथ में हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि इस इंटरव्यू को मैं अकेले करूं, मैं चाहता था कि इस इंटरव्यू में मेरे गुरु साथ रहें, तो इसीलिए काफ़ी अच्छा लगा सर। विजय सर आपने टाइम दिया सर, आज ये रात की 11 बज रही है सर, बट फिर भी आप आज हमारे साथ हो, आपके बिजी शेड्यूल से सर आपने टाइम निकाल के जो इम्पोर्टेंट आपने हमको दिया, और आपने जो टाइम दिया सर उसके लिए थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत सर। थैंक यू वेरी मच। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फिर हम आएंगे, और नेक्स्ट जो जून 2022 के बच्चे हैं उनके मोटिवेशन के लिए हम आएंगे, और भी मोटिवेशनल वीडियोस के साथ में, और आगे भी अगर किसी भी टाइप की कोई हेल्प चाहिए तो डॉक्टर विजय सर हैं, उनके नंबर भी हम यूट्यूब में, हमारा जो कमेंट सेक्शन होगा डिस्क्रिप्शन में उसमें मेंशन कर देंगे सर, और मैं मेरा नंबर भी दूंगा, दिल्ली में नेक्स्ट MCI गुरुकुल के अंदर बैठता हूँ, तो आपको किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए, आपके सीनियर हैं अब तो डॉक्टर योगेंद्र जी, जो आपको आगे इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी, आपको आगे फ्यूचर में MCI प्रिपरेशन के लिए भी गाइड करेंगे। सो thanks a lot to Dr. Yogendra ji again. Thanks a lot to Dr. Vijay Gupta sir. Thank you Dr. Yogendra. Thank you. थैंक यू सर। सर आपके बिना ये मोमेंट नहीं था, क्योंकि फिजियो अगर वीक होती तो मेडिसिन भी कवर नहीं होती, बेस जब क्लियर हो गया तो सब चीजें क्लियर होगी सर। थैंक यू योगेंद्र, ऑल द बेस्ट फॉर योर, थैंक यू सर डॉक्टर योगेंद्र अगेन। आपके पापा मम्मी को भी मेरा प्रणाम करना, और डॉक्टर विजय सर आपको बहुत थैंक यू, आपने जो टाइम निकाला उसके लिए प्रणाम सर आपको अगेन। ओके सर, अच्छा है, ओके बाय टू ठीक है सर, ऑल द बेस्ट टू ऑल, सभी अच्छे से पेपर दो जून 2022 का, फट्टे ऑल द बेस्ट गाइस, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना, जब जागो जब सवेरा, लेट मत करो, क्योंकि नेक्स्ट आएगा और थोड़ा टफेस्ट होगा, तो इससे अच्छा है कि अभी अपने पास 2 अटेम्प्ट है तो इनमें निकाल लें, जिनकी भी ग्रेजुएशन हुई वो भी थोड़ा क्लियर स्टार्ट कर दो, जिनकी वो भी जो अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, इस बार आपको पास होना है, किसी भी कंडीशन पे हो, चाहे आप रात भर जग के पढ़ो, चाहे दिन में पढ़ो, पर होना है इस बार। ये अटेम्प्ट मान के चलो कि अटेम्प्ट पास हो जाएगा। जी सर, मेरी वेल विशेष है सभी के साथ कि आप सभी इस बार सक्सेस हो, सब लोग FMG के लिए क्रैक करो, और गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा आपके साथ में, दोनों गुरु बैठे हैं मेरे सामने, तो आप भी देख रहे हैं, हम सभी की हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर प्रियम भट्ट का मैं स्पेशली एक मेंशन करूंगा, जो हमारे गुरु भी है और मेरे सीनियर्स भी है, जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था तब ये थे 4th ईयर में, तो मेरी वहाँ पे भी काफी हेल्प की थी इन्होंने, और जब मुझे पता चला कि सर या यूट्यूब पे आते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और ये देखो ऐसा है कि ये ना पुलिस से सितारे थे वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी पढ़ते थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, हमारी हेल्प की इन्होंने, एनी टाइम कभी भी कॉल करते थे तो हमेशा एग्री रहते थे कि ठीक है हम हेल्प करेंगे आप लोगों की। और दूसरा ये कि भाई यूट्यूब चैनल पे देख लेना आप इनके लेक्चर, आप ये तो कह ही नहीं सकते कि आप भी समझ में नहीं आता इनका, बहुत ईजी बना देते हैं हर चीजों को, न्यूमोनिक्स भी है वहाँ पे, और वेल प्रिपरेशन कर पाओगे आप वहाँ से, बस यही है मेरा तो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रेम भट्ट सर। अरे नहीं बहुत बहुत
गुरुओं का आशीर्वाद है, आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका प्रेयर्स है। तो सभी को अगेन वेल विशेस, गुड नाइट टू ऑल सर, थैंक्स अ लॉट टू सर, आपको भी डॉक्टर योगी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। विजय गुप्ता सर आपको अगेन प्रणाम सर, थैंक यू।